नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव की इस खास पेशकश में जिसका नाम है बतकही बिहार की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज जो सामने निकल करके आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तो आज हम चर्चा जो बतकही है हम इसी मुद्दे पर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ बैठे हैं आजाद जी, उनके बगल में राजेश जी और फिर हमारे सामने बैठे हैं तीर्थेश जी। तो शुरू करते हैं बतकही बिहार की। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो कितने रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे अपनी जनता को। अब ये पहले तो बता देता हूँ, जो ये वोटिंग है जो 121 सीट्स में जो आज पहली फेज में ये 5 बजे तक का भी आया है 60.13% है। अगर 60.13% को आप देखिए 2000 के बाद के विधानसभा में जो लास्ट टाइम 60% से ऊपर गया था वो 2000 में गया था 62.5%। उसके बाद जो वोटिंग हुआ है या तो 50s में रहे हैं। 2005 में जो 2 इलेक्शन हुए थे उसमें 50s से भी नीचे गए थे, 46, 47 ऐसे ही परसेंटेज रहे। तो इन टर्म्स ऑफ वोटिंग जैसा लग रहा है बम्पर वोटिंग हुआ है। अगर आप देखिएगा 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज चुनाव में गए, 16 में प्लस में वोटिंग हुए और 2 में ही निगेटिव वोटिंग यानी माइनस में वोटिंग हुए, यानी कम मतदान हुए 2020 से। सबसे ज़्यादा गोपालगंज में देखा गया 5 बजे तक 8.61%, समस्तीपुर में 7.76%, बेगूसराय में 7.24%, सारण में 6.12%। ये सब है ना 5 से ऊपर वाले वोटिंग परसेंट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ जो क्या ये वोटिंग परसेंट क्या दर्शाता है। अगर आप देखिएगा क्यों इतने लोग बढ़े हैं तो उसके 2-3 कारण आप हो सकते हैं। पहला तो SIR डिबेट हुआ था, तो SIR डिबेट में बहुत सारे लोगों के जो इलेक्शन कमीशन ने बताया जो क्या ये नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इसमें थे। तो उन लोगों के जो संख्या घटे तो इस बार उस हिसाब से देखिए तो लोग ज़्यादा यानी वोटिंग हुई है तो पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। दूसरी बात आपके जो ये नई पार्टी है जनसुराज जो पिछले 3 साल से पूरा माहौल और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर हो सकता है उसका भी एक इफेक्ट हो, एंटी इनकम्बेंसी का भी इफेक्ट हो सकता है। प्रो इनकम्बेंसी में महिलाओं को जो 10,000 नीतीश कुमार ने अभी तक 1,21,00,000 महिलाओं को दिया है तो हो सकता है उसका भी वोटिंग पर असर दिखा हो। ये सब कंजेक्चर है अभी तक का। मुझे लगता है जो क्या एक पॉजिटिव सिग्नल गया है बिहार के लोगों के मतदान के तरफ, जो क्या इस बार 60% से ज़्यादा हम लोग बोलते हैं वो गोल्डन वो रहता है वोटिंग के लिए, तो इस बार 60% से ज़्यादा 25 साल के बाद देखा गया है। तो लगता है कि बिहार उसी 60% के ऊपर वोटिंग फेज में आ रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि ज़्यादा वोटिंग हुई है तो ये किस ओर इशारा करता है? देखिए इसके 2-3 आयाम हैं। एक तो ये 25 साल तीर्थेश जी ने कहा, मैं 35 साल का लेता हूँ, आप 35 साल का डाटा लीजिए। 1990 में 62.04% वोटिंग हुई थी, फिर 95 में 61.79, 2000 में 62.57, उसके बाद तीर्थेश जी ने कहा है कि फिर 2005 में 45, फिर 2005 में अगेन हुआ था, फिर 46, फिर 2010 में 52, फिर 2015 में 56, फिर 2020 में 57। तो 1990 में उस दौर में था जब राम मंदिर वाला जो रथ यात्रा का जो था वो पीक पे था, तो उस दौरान 62% वोटिंग हुई थी। तो ये पीक रहा है। अब कह रहे हैं आपकी ज़्यादा वोटिंग के क्या वजह क्या है? एक तो यहाँ पर महिलाओं ने खुल के वोट किया है। एन वक्त तक जेडीयू या बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम नीतीश को सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सस्पेंस रखा। और उस वक्त अभी देखेंगे तो बिहार में नीतीश एक ब्रांड है महिलाओं के लिए। अगर सेंटर में आप कहेंगे कि मोदी के नाम पे एक मोदी गारंटी अगर एनडीए की तरफ से है, जिस तरह चलाया जा रहा है कि मोदी गारंटी के नाम पे लोगों को ट्रस्ट है, जैसा कि लगातार लोकसभा चुनाव में होना गया, बिहार में नीतीश एक ब्रांड है महिलाओं की नज़र में। तो उस नाम पर महिलाओं ने आंख बंद करके वोट किया है। और यही वजह रही कि अगर नीतीश सीएम बने ना बने, अगर पार्टीज लगातार उनके नाम को परहेज करती रही है कि हम बनाएं कि नहीं बनाएं,
इसी वजह से कि अगर महिलाओं का वोट लेना, आप जैसे देखेंगे मध्य प्रदेश में, देखिए शिवराज सिंह के नाम पर एन वक्त तक पार्टी ने ये नहीं कहा था हम सीएम, क्योंकि उनको पता था कि जो तमाम योजना महिलाओं को लेकर चली है और शिवराज मामा का एक जिस तरह से इमेज रही महिलाओं के नज़र में, तो वो बेनिफिट फायदा मिला था सीधा बीजेपी को। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर बिहार में इस वक्त अभी तक जो हालात है उसमें महिलाओं की नज़र में आंख बंद करके महिलाएं वोट कर रही है और नीतीश के नाम पे उनकी योजनाओं को लेकर के, और ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जैसा तीर्थेश जी ने कहा कि एसआईआर हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट है कि अगर कंपेरिजन करें तो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा निकल के आ रहा है। और दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ एसआईआर में, जो मैं उस समय नहीं बोल पाया। हो सकता है जो क्या लोग इसलिए भी वोटिंग किए, जो क्या एसआईआर पर काफ़ी डिबेट हुआ, तो लोग चाह रहे थे इस बार वो वोट करें, क्योंकि हो सकता है पिछले 1-2 बार वोट नहीं किए, तो उन लोगों को लग रहा था कहीं मैं भी मतदाता सूची में नहीं रहूं। एक डेटा जो मैं देना मिस कर गया था, 2020 में जब चुनाव इसी 121 सीट्स पर हुए थे, तो 55.82% वोट हुआ था, जो आज बढ़कर 60.13 5 बजे तक हुआ है। अभी इलेक्शन कमीशन बाद में पूरा आंकड़ा जारी वो जारी करेंगे। आजाद जी, आप देखिए, इसमें जो है ना, मतलब ये सच है कि जो चुनाव का परसेंटेज है, यानी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं, हम भी दोहराना चाह रहे हैं कि सिर्फ 5 बजे तक ही 60% को क्रॉस कर चुका है, और पिछली बार यानी 55.8% मान लीजिए, तो ये वोटिंग हुई थी पूरे वक्त में। तो अभी ये डेटा कम से कम आप मान के चलिए कि 5% तक और अप हो सकता है। यानी ये मुमकिन है कि बिहार के इतिहास के वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स शायद टूट जाए। मैं कहूँ बम्पर वोटिंग हुई है। और खासकर जो डेटा राजेश जी ने शेयर किया कि 90 से जब भी वोटिंग 60% को क्रॉस किया है, तो सरकार जो है आरजेडी की बनी है। ये एक फैक्ट है। 90 में भी आरजेडी की सरकार थी, यानी जनता दल की सरकार बनी, 95 में भी लालू यादव की सरकार बनी, और 2000 में राबड़ी देवी की सरकार बनी, और ये तीनों सरकारों में एक ही पार्टी सत्ता में आई। ये भी एक फैक्ट है। जहाँ तक एक जो सवाल है कि अलग अलग क्यों वोटिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसके मतलब कई वजह हो सकती हैं। एक ये है कि ये जो पूरा चुनाव का जो टाइम है, पीरियड है, वो कम है। यानी अब तक जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं, पिछले अगर आप देखेंगे तो उसमें मतलब बहुत पहले तो एक चरण में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन ये 2 चरण में चुनाव कई सालों के बाद कम से कम 90 के बाद तो हम देख नहीं रहे हैं कि कभी 2 चरण में चुनाव हुए हों। तो एक है कि टाइम कम है, दूसरा कि त्यौहार का मौका था और त्यौहार के तुरंत बाद ये पोलिंग हो रही है, और चूंकि 2 चरण में हो रही है तो इसलिए लोगों का रुकना बहुत आसान था। तो ये साफ दिख रहा है। और एक बात जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, अंडर करंट की बात, कि क्या मतलब प्रशांत किशोर की रिएक्शन सबसे पहले आया है। अभी जब इस पूरे चुनाव पर हम जब बहस कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर का सबसे पहले प्रतिक्रिया ये आई है कि ये नई व्यवस्था की तरफ इशारा है। प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है, तो इसको भी देख रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सरकारों ने भी पिछले दिनों बहुत सारे ट्रेन चलाने का दावा किया, और आज भी आप मुंबई हो, गुजरात हो, लोग वहाँ से अपने अपने चरण के हिसाब से लोग आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी ने व्यवस्थाएं की हैं, उनको लालच दिया गया है कि आप अपनी जगह पर आएँ, वोट करें। तो इसकी भी एक वजह हो सकती है। जहाँ तक महिलाओं के, राजेश जी ने एक बात कही, नहीं अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि महिला ज़्यादा वोट कर रहे हैं या पुरुष ज़्यादा वोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और चूंकि बिहार में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है, तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत में पहले के मुकाबले, या बिहार में पहले के मुकाबले आना जाना ज़्यादा आसान हुआ है। लोगों के पास जो क्रय शक्ति है, यानी पैसे ज़्यादा हुए हैं, गरीबी है इसके बावजूद, तो इसलिए चुनाव में भी उनका आना, त्योहारों में भी उनका आना ज़्यादा होना है। और जो एसआईआर का फैक्टर है वो भी एक सच है कि एसआईआर में चूंकि एक्टिव वोटर ही ज़्यादा बचे हैं, यानी अब जितने भी वोटर हैं उसमें डुप्लीकेट वोटर जो मृत पाए गए हैं उनके नाम कट चुके हैं। तो चूंकि वोटरों की संख्या कट गई है, जो इनएक्टिव थे या उनके साथ अलग अलग डबल वोटर वाले लोग, दोहरे वोटर वाले लोग रहे होंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट है कि हाँ परसेंटेज में अभी हमको ये नहीं पता चल पाया है कि जो वोटर काउंट है नंबर में है, कितने करोड़ लोगों ने वोट किया है, पिछले बार के मुकाबले में
जो पूरा वोटर है वो कितना परसेंटेज है। तो ये डेटा जब हम शायद आ जाए या आया हो तो उसको हम एनालाइज करें तो बात ज्यादा हमें क्लियर और तस्वीर ज्यादा साफ आएगी। आशी, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप पिछले 2024 के बाद से अगर डेटा के बारे में देखें तो जो 2024 के बाद से डेटा निकालने में इलेक्शन कमीशन काफ़ी देर भी कर रहे हैं। उन पर आरोप भी लगा हुआ डेटा का हेराफेरी हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने हर बार बोला है जो कि एक बार पोल हो जाता है आप डेटा का हेराफेरी नहीं कर सकते, ये इसी ने कहा। जहाँ तक बम्पर वोटिंग के बारे में इन्होंने बोला आज़ाद जी ने, जो क्या आरजेडी 90s में वो 60% से जब भी चुनाव ज़्यादा वोटिंग हुआ तो आरजेडी आई, वो सही बात है। लेकिन उसके बाद आरजेडी 2005 के बाद से चीफ मिनिस्टर उस पार्टी की नहीं बनी और उसके 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारे चेंजेस लाए। ओबीसी ईबीसी 2 खेमा हुआ है, दलित महादलित वो हुआ है, मुस्लिम में भी पसमानदा मुस्लिम अलग से ये हुआ है। तो ये सोशल इक्वेशंस में चेंजेस हुए हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, अगर ज़्यादा वोटिंग होती है क्या वो गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी है, ये भी अब नहीं कहा जा सकता। अगर हम 4 बार कर लेते हैं महाराष्ट्र में अगर हम देखें 2019 में विधानसभा हुए थे तो 61.10% वोटिंग हुआ था और जब 24 में इलेक्शन हुए तो 66% वोटिंग हुआ है। और एक नाथ शिंदे की गवर्नमेंट थी और वापस है ना एनडीए की गवर्नमेंट बनी, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और बम्पर सीट्स लाई थी एनडीए। अगर आप हरियाणा जाएं तो स्लाइट डिक्रीज है वोटिंग का, 67.92 हुआ था 19 में 67.53%, यानी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। तो वो पहली बार किसी पार्टी ने हरियाणा में बीजेपी ने रिपीट ने ट्रिपल यानी हैट्रिक टाइम्स गवर्नमेंट बनाई। ये कभी आज तक हरियाणा में नहीं हुआ था। अगर आप झारखंड में जाइए तो झारखंड में 2019 में 65.18% वोटिंग हुई थी 2019 में, जो इस बार यानी 24 में बढ़कर 67.62% हो गई। तो झारखंड में क्या हुआ, जेएमएम ने दूसरी बार सरकार बनाई कंसेक्यूटिव, ये भी पहली बार हुआ। अगर आप दिल्ली में आए तो दिल्ली में क्या हुआ था 2020 में 62.55% वोटिंग हुई, डिक्रीज हुआ 60.49 में इस बार 25 में। वहाँ आपकी गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी 27 साल के बाद गवर्नमेंट वापस आ गई। तो इस पर आप एकदम नहीं कह सकते क्योंकि 2012 के बाद ये चेंज है ना, चेंज काफ़ी दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और ऐड कर लें तो 2023 में गुजरात में जो गवर्नमेंट बनी थी और 18 में वोटिंग ज़्यादा हुई थी और 23 में कम हुई थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ रिकॉर्ड सीट्स हासिल किया। देखिए ये बात तो सच है कि डेटा जो है ये सजेस्ट नहीं करता है कि किसकी सरकार आएगी या किसकी सरकार चली जाएगी, बल्कि मैं अतीत में भी ऐसा हुआ है कि डेटा कई बार मतलब, लेकिन पहले खासकर आप 1984 का चुनाव देखेंगे, 77 का चुनाव देखेंगे, वाजपेयी के ज़माने में 99 का चुनाव यानी आप देखेंगे, फिर 2004 के चुनाव में देखेंगे, 14 के चुनाव को देखेंगे, यानी ये 5 मूवमेंट देखेंगे, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हर बार बढ़ी है और सरकार बदल गई है। तो ऐसा किसी के लिए भी कहना, नतीजे पर आना कि नहीं अगर ज़्यादा वोटिंग है तो सरकार रहेगी या बदल जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिहार के चुनाव में हम लोगों ने कई बार अपनी बातों में रखा कि कुछ ऐसे वादे किए गए विपक्ष की तरफ से जो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी वादा है। मतलब जो कि मैं बार बार कहता हूं हर एक पार्टी के लिए कि चुनावी वादों झूठ का एक पुलिंदा होता है, लेकिन इस मामले में तेजस्वी ने पिछली बार खासकर बिहार में सभी लोगों के लिए, हर परिवार को एक नौकरी की बात कही, और दूसरा पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर जो है जमीन पर अपनी चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो ये दावा शुरू से कह रहे हैं या तो 150 के पार चाहे 10 के नीचे 25 के नीचे, मतलब यानी उनका कहना है कि हम आर नहीं तो पार की लड़ाई में होंगे, और उनका रिएक्शन भी है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बिहार में जिस तरह से चुनाव परसेंटेज ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी में एक तरह से घबराहट जरूर होगी कि आखिर ये नतीजे किधर जा रहे हैं,
और ऐन मुमकिन है कि जो ये पार्टियां चुनाव में मैदान में हैं वो अपना अपना इंटरनल सर्वे भी करा रही होंगी और देख रही होंगी, और जो चुनाव अब आप देखेंगे कल से जो चुनाव प्रचार होगा उसके पैटर्न में कौन कितना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, किसके बयान पहले के मुकाबले में बदल रहे हैं। जो बदल रहे अपने बयान को तो समझिए वो हार रही है पार्टी। अब इससे मुझे एक सवाल और याद आ रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि अब तक जो ऐसा ट्रेंड देखा गया है बिहार में, आरजेडी को हम मान सकते हैं कि उनको बढ़त होगी पहले फेज में, तो क्या दूसरे फेज का जब होगा वोटिंग, जिस दिन मतदान दूसरे फेज का होने वाला है 11 नवंबर को, उस दिन क्या कुछ खेल ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर यही वाला जो एक फेज था वो निर्णायक भूमिका निभाएगा और दूसरे फेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर? पहली बात ये एक दिशा दे दिया है फर्स्ट फेज के मतदाताओं ने, क्योंकि दूसरे फेज में आप लोग भी जाइए, इससे ज़्यादा या इस तरह के बम्पर वोटिंग कीजिए। लेकिन अगर मैं देखिए 121 सीट्स पर तो नेक एंड नेक फाइट था। महागठबंधन को थोड़ा सा एज था, 61-59 का एज था, यहाँ महागठबंधन बहुत स्ट्रांग था। अब जो सेकंड फेज में जो जितने भी सीट्स हैं वहाँ एनडीए की बढ़त ज़्यादा है महागठबंधन से, वो भी एक देखना होगा जो क्या कैसे वोटिंग होती है। वहाँ भी उस समय भी बहुत सा 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें देखने वाली बात होगी। अब क्योंकि आज 6 है, 5 दिन के बाद वहाँ चुनाव होगा। और दूसरी बात, ये एक अच्छी बात ये ट्रेंड दिख रही है जो कि 25 साल के बाद लोगों में एटलीस्ट थोड़ा सा उत्साह तो जगा है वोटिंग ट्रेंड करने में। एटलीस्ट 70% नहीं तो 65-66% तो वोटिंग हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को अब एक्सरसाइज करने में। पिछले 20 साल में अगर देखिए तो डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज ही नहीं करते थे लोग, घर में बैठे रहते थे, नहीं करते थे। इसी तरह गवर्नमेंट भी चल रही थी, कुछ काम भी हुए हैं, बहुत सारे काम हुए भी नहीं हैं। बिहार अभी भी इंडेक्स में अगर जाए तो निचली पायदान पर आता है। तो ये एक मैसेज भी है लोगों के तरफ से, जो कि आपको, जैसे प्रशांत किशोर ने भी बोला, एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है जो कि सेकेंड फेज में जो 20 जिलों में हो वो किस तरह वोटिंग करें। चलिए एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं कि जो ट्रेंड हमने अब तक देखा उसमें जो आप लोग बता रहे हो कि हो सकता है कि आरजेडी की तरफ जो ज़्यादा झुकाव है वोटर्स का वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कारण क्या है कि इतने साल हो गए हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है, अचानक से अगर वोटर्स वहां पर फ्लिप कर रहे हैं दूसरी पार्टी की ओर, दूसरे गठबंधन की ओर, तो क्या वजह हो सकती है एनडीए के तरफ न झुकने की और क्या वजह हो सकती है INDIA की तरफ झुकने? लेकिन अभी कभी ये बात नहीं अनुमान लगा रहे हैं। हम लोग कतई तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव मतलब वोटर किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ये एकदम क्लियर हम कहना चाह रहे हैं कि चूंकि वोट परसेंटेज ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अलग अलग हम पैमाने हो सकते हैं, कंजेक्चर्स। ये दोनों लोगों के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह हो सकता है। इस वक्त हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं कि किसकी तरफ है, कौन कहां बढ़ रहा है, माहौल क्या है। हाँ, ये बात सच है कि मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी ज्यादा वोटिंग अगर हुई है तो घबराने की जरूरत ज्यादा है, उनको सोचने की जरूरत ज्यादा है कि कोई नतीजा ये आम नतीजा नहीं होगा, यानी जो पिछली बार की तरह सामान्य नतीजा नहीं होगा। अगर सरकार जो रहेगी तो वो भी बहुत ज्यादा फुल बहुमत के साथ, यानी बहुत ज्यादा उसकी मेजोरिटी हाई होगी, या सरकार बदलेगी तो उसके पास भी बहुत ज्यादा सीटें होंगी, यानी ये तय होगा कि ये नतीजे एक तरफा होंगे। चलिए ठीक है, मैं अपने सवाल में बदलाव कर देती हूँ। अब तक जो हमारी बातचीत हुई है और जैसा आप लोगों ने बताया है कि आंकड़े क्या है, अनुमान क्या है, मतलब ये कोई फैक्ट बात नहीं है, हम भी पढ़ करके डेटा एनालाइज करके हो सकता है कि हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो हमारी चर्चा हुई है उसमें ऐसा लग रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वोटर्स का जो माइंडसेट है वो क्या रहा होगा। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि इस वक्त हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि किसको कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है, पहले तो ये। दूसरा ये कि जिस तरीके से वोटर टर्नआउट लगभग 25 साल में पहली बार जो देखने को मिला है, इसमें आप कह सकते हैं कि सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो साइलेंट वोटर पे डिपेंड करेगा। महिलाएं किसकी तरफ है, जिसकी तरफ महिलाएं का झुकाव रहेगा सरकार उसकी बनेगी। लेकिन क्या बिहार में ऐसा है कि महिलाएं साइलेंट वोटर्स होती हैं? क्या महिलाओं का वोट थोड़ा प्रभावित नहीं होता है? देखिए, किसी भी समाज में, भारत में किसी भी समाज में आप जाएं, महिलाएं बहुत हद तक अपने परिवार के फैसले के साथ होती हैं। लेकिन बिहार के मामले में ये बात नीतीश कुमार के साथ जरूर कही जाती है
कि उनके साथ महिलाओं का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इसलिए रहा, और इसी वजह से शराबबंदी महिलाओं की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया गया। वो नाकाम ही सही है, लेकिन फिर भी बिहार की महिलाएं कहती हैं कि उनसे हमें राहत है। और चूंकि एक परेशानी थी तो इसलिए, लेकिन ये सबों के लिए नहीं है। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, और भारत, और चूंकि जो गरीब जितना ही जगह होगी वो उतना ही पितृसत्तात्मक समाज होगा, इसलिए ऐसा कतई कहना कि सिर्फ महिलाएं ही फैसला करती हैं, नहीं, उसमें मर्दों का बहुत ज्यादा रोल होता है। देखिए एक्चुअली ये होता है कि मैसेजिंग होता है कि हमने महिलाओं के लिए शराबबंदी की, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आप इस तरीके से टॉर्चर अलग अलग तरीके से महिलाएं हो रही थी, तो एक मैसेजिंग का काम किया। दूसरा 12th पास लड़की या 10th पास लड़कियों के लिए जिस तरीके से इनिशियल स्टेज में साइकिल बांटी गई और जो स्कीम्स चलाई गई स्कॉलरशिप के तौर पे कि कोई फर्स्ट डिवीजन आ रही है लड़की तो इतने पैसे दो, तो वो सब एक तरीके से नीतीश सरकार के लिए तुरुप के पत्ते का काम किया है। और इस बार मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये होगा, वो फैसला करेंगे कि जो लोग माइग्रेशन में थे, ये जो लोग बाहर से, जो मैं कह रहा हूँ कि त्यौहार का मौका था, जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग किसको वोट करते हैं, उससे फैसला बहुत ज्यादा हमें लगता है कि फर्क पड़ेगा। एक चीज और कि आपने कहा वो हाई वोटर टर्नआउट, एक तो महिलाएं जब घर से निकल रही है तो पुरुषों के लिए भी खुद उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जब महिलाएं घर से निकल रही हैं वोट देने के लिए, हम क्यों बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी जा रहे हैं वोट देने। बदलाव तो शुरू हो चुका है, फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बदलाव तो है। हाँ, ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने का, ये बहुत अच्छा है। बहुत ही बड़ी बात है कि किसी भी लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा अगर वोटर आते हैं यानी चुनाव, मतलब यानी वोट करने के लिए, तो इससे तो बेहतर कोई लोकतंत्र के पर्व को मनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व का जो असल दुल्हा है वो तो वोटर है। और वो अगर मैदान में है, अपने वोट का अधिकार कर रहा है, तो जो भी सरकार बनेगी आने वाले दिनों में, कम से कम उसको बिहार की ज्यादा जनता का समर्थन मिलेगा। और कल से आप लगा दीजिए तो 3 दिन ही कैंपेन कर सकते हैं, 9 तक और 11 को दूसरा फेज है, तो आप बस आपके 3 दिन के अंदर पूरा फैसला हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 दिन का इंतजार करेंगे और फिर 11 तारीख को एक बार फिर से ऐसी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उस बीच में भी बतकही जो है एबीपी लाइव पर वो जारी रहेगी और ऐसे ही मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, बतकही करेंगे और आप तक जो मैसेज है, जो एनालिसिस है खबरों का, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।